संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज 17 अगस्त है और आज के समाचार लेकर के आप मन के आगू हाजिर हुए हैं। अब आप कहिए कि 16 अगस्त के काबर हाजिर नहीं हुए, तो भैया ओकर उत्तर है कि 16 अगस्त के अखबार नहीं आए रहिस, अब समाचार पत्र नहीं आए रहिस, तो काल पढ़ते और काल समाचार बना के आप मन ला प्रोवाइड करते हैं। तेकर खातिर भाई आज आए हैं और पूरा समाचार लेकर के आए हैं। तो चला ज़्यादा समय नहीं लग, सीधा शुरू कर दो। हिंदी पे आता हूँ, शुरू करता हूँ। पहला समाचार, पढ़ई तुहर द्वार। ये बहुत दिन से आप शब्द सुन रहे, और पढ़ई तुहर द्वार को अब एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ का जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने इसका ऐप, मोबाइल ऐप भी विकसित किया है, ताकि मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रह सके। अब जाहिर सी बात है, शिक्षा विभाग खुद तो ये नहीं करता, इसलिए इसमें मदद ली गई है एनआईसी की, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के लिए शासकीय वेबसाइट वगैरह डिजाइन करने के लिए काम करती है। तो ये जो है पढ़ई तुहर द्वार मोबाइल ऐप, आप अगर एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और अलग अलग क्लास की जो सब्जेक्ट है उसकी शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक बड़े मजेदार और इम्पोर्टेंट न्यूज। इम्पोर्टेंट तो शायद उतना महत्व ना मिले, लेकिन आप इसे एक व्यक्ति के नजरिए से, एक व्यक्तित्व के नजरिए से, एक अच्छे व्यक्ति की नजर से सोच सकते हैं। तो ये क्या है, एनिमल रेस्क्यू एम्बुलेंस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पशुओं के लिए एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है, जो उनके संकटग्रस्त होने पर, कहीं चोटग्रस्त हो जाने पर, घायल हो जाने पर, अभी हाल फिलहाल में खबरें बहुत आई कि वाहन ठोकर मार करके चले गए पशुओं को और देखने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में एनिमल रेस्क्यू एम्बुलेंस उनको शेल्टर होम तक पहुंचाएगी, जहां उनका इलाज वगैरह सुनिश्चित हो सकेगा। ये सेवा रायपुर में शुरू की गई है, आज इसका उद्घाटन होना है। और रायपुर के पशु चिकित्सा बैरन बाजार केंद्र जो है, वहां से इसको आज शुरुआत की जा रही है। ये शासकीय योजना तो नहीं है, बल्कि एक संगठन है जो इसको अपने दम पर ऑपरेट कर रहा है। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट भी इस तरह की कोई योजना चलाए। वाटिका एनिमल सेंचुरी संस्था, ये वो संस्था का नाम है जो ये चालू कर रही है रायपुर में सेवा। हर जिले में ये सेवा शुरू हो जानी चाहिए। बहुत सारे पशु प्रेमी हैं और इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब बात करते हैं अगली जो न्यूज़ है। ये न्यूज़ इनफैक्ट आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, या हमारा जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, उसने 7 तरह के ऐसे बीज विकसित किए हैं जो कीटाणु रोधी हैं, वायरस रोधी हैं, या जो फसलों में होने वाले रोग हैं उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता लिए हुए हैं। अब इसका उन्होंने सैंपल भेजा था। ये सैंपल राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हो गया है और अब इसे व्यावसायिक तौर पर उत्पादन करने के लिए किसानों को दिया जा सकेगा या बेचा जा सकेगा। कौन कौन सा और क्या क्या है जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास छत्तीसगढ़ राइस हाइब्रिड 2 और प्रोटेजीन, ये 2 चावल की किस्म है। छत्तीसगढ़ राइस हाइब्रिड 2 और प्रोटेजीन, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण किस्म विकसित हुई है, जिनमें झुलसन रोग, टुंगरो रोग और धान का नेट ब्लास्ट रोग जो है, इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली गई है। अब झुलसन रोग क्या होता है, तो भाई ये पूरा जो धान का पौधा है वो झुलस जाता है और फसल ठीक से विकसित नहीं हो पाती, इसको झुलसन रोग कहते हैं। बड़ा कॉमन टाइप का रोग है। दूसरा टुंगरो एक वायरस जनित रोग है। इसमें क्या होता है, पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती हैं, नारंगी पड़ जाती हैं, और इस कारण जो है विकास नहीं हो पाता है धान के पौधे का ठीक से। अगर इन पत्तियों को अलग नहीं किया जाए छांट करके, तो फसल का उत्पादन रकबा कम हो जाता है। तो ये एक समस्या। और तीसरा जो है नेट ब्लास्ट। नेट ब्लास्ट बहुत संकटग्रस्त कर देता है फसल को। धान की जैसी बाली आती है तो पहली बाली फूटते ही वो झुक जाता है बाली और टूटने लग जाता है, या बाकी के जो बीज हैं वो अंकुरित नहीं, विकसित नहीं हो पाते हैं। ये समस्या नेट ब्लास्ट कहलाती है। तो ये सारे चीज के प्रति प्रतिरोधक क्षमता लिए हुए है जो हमारा छत्तीसगढ़ राइस हाइब्रिड 2 प्रकार है। ये 120 से 125 दिन के भीतर तैयार हो जाने वाला है। ठीक उसी तरह प्रोटेजीन धान भी इसी तरह की क्षमता वाला धान है। तो ये धान की अब एक और प्रजाति जो बस्तर क्षेत्र में विकसित की गई, या बस्तर के किसानों के लिए विकसित की गई, ये बौने प्रजाति का पौधा है, लेकिन इसकी जो ग्रेन है, धान जो निकलेगा वो लंबा ही रहेगा, तो उसको बस्तर धान 1 नाम दिया गया है। प्रजाति पौधे की बौनी है, लेकिन जो ग्रेन है, दाना है, वो लंबा रहेगा, ये ध्यान रखना है। यही सारे गुण इनमें भी होंगे। तो धान की हमारे पास हो गई 3 प्रजातियां जो बीज विकसित किए गए, हाइब्रिड 2 टाइप और प्रोटेजीन टाइप और बस्तर धान 1। इसके अलावा अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में मसूर, चना और अरहर,
तो इसमें छत्तीसगढ़ मसूर, छत्तीसगढ़ चना 2 और छत्तीसगढ़ अरहर 1, ये 3 बीज की किस्में जो दलहन फसलों के लिए है, जो कि भाई अभी कीट प्रकोप बहुत चल रहा था तो कीट प्रतिरोधक क्षमता लिए हुए है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अभी भारत कीट से बड़ा परेशान रहा। पाकिस्तान के मार्ग से आए हुए जो कीट थे, जो अफ्रीका से सफर तय करके आते हैं, उनसे बड़े परेशान थे, और ऐसी स्थिति में इस तरह का फसल आना उपलब्धि है। तो इनमें कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। इसके अलावा चना का जो एक रोग होता है, वायरस जनित रोग होता है, ये भी उसके प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता लिया हुआ है, जिसको डेक्ठा रोग कहते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। अब आते हैं, ये दलहन भी हो गया, चावल भी हो गया, अब तिलहन पे आते हैं। तो 2 तिलहन के बीज है हमारे पास, छत्तीसगढ़ कुसुम 1 और अलसी RLC 161। छत्तीसगढ़ कुसुम 1 और अलसी RLC 161, ये 2 प्रकार की तिलहन फसलें हैं या तिलहन बीज हैं जिसको विकसित किया गया है। अगेन इनमें मैं आपको गुण बता देता हूं, इसमें अल्टरनेरिया लीफ रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली गई है। अब ये क्या होता है अल्टरनेरिया लीफ रोग? इसमें क्या होता है, जब पौधा विकसित होता है तो उसकी पत्तियां जो है वो काली पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और झुलसी जैसी हो जाती है, जैसे कि सूर्य के बहुत ज्यादा ताप से या आग लग जाने के कारण झुलस जाती है, उस तरह से हो जाता है। इससे पूरे पौधे के विकास या ग्रोथ में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पत्ते ही प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, और वो जो चने की फसल है वो उन्नत किस्म की नहीं हो पाती, अच्छी नहीं हो पाती। तो ये जो था दूर कर रहा है छत्तीसगढ़ कुसुम 1 और अलसी RLC 161 टाइप का बीज। इसमें छत्तीसगढ़ कुसुम 1 तो इतना ज्यादा स्वीकार किया गया ओवरऑल कि उसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी लगाए जाने के लिए अनुशंसा कर दी गई है या मंजूरी दे दी गई है। तो उपलब्धि है छत्तीसगढ़ का बीज जो है बाकी राज्यों में भी प्रयोग हो सकेगा। तो अब इसमें एक चीज समझ में आई कि ये बीज का प्रमाणन किस तरह से होता है। इस न्यूज को पढ़ने पे पता चलता है कि भाई केंद्रीय बीज उप समिति को भेजा जाता है सैंपल, हमारे यहाँ जैसे यूनिवर्सिटी विकसित की, और वो कहाँ भेजी? केंद्रीय बीज उप समिति को भेजी। अब केंद्रीय बीज उप समिति इसको राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी के लिए भेजती है, और अगर मंजूर हो जाता है तो फिर व्यावसायिक उत्पादन के लिए किसानों को दे दिया जाता है। तो लंबी प्रक्रिया है और हम सफल रहे छत्तीसगढ़ वाले। फिर बात करेंगे, नवा रायपुर में एक नया विधानसभा भवन बनना है और अभी बना नहीं है, शिलान्यास इसका होना बाकी है, और इस शिलान्यास के लिए तय की गई है तारीख 28 अगस्त। इस दिन शिलान्यास होगा, भूपेश बघेल जी के हाथों होना है। जाहिर सी बात है कोविड-19 के कारण अब वो वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अभी श्योर नहीं, और इसी अवसर पर जो सोनिया गांधी है और राहुल गांधी, उनको भी आमंत्रण भेजा गया, भाई कांग्रेस की सरकार है, भेजा गया है, और देखते हैं वो वैसे तो इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़ेंगे। तो खैर, तो यही नया रायपुर में ये जो नया विधानसभा भवन बन रहा है, इसमें एक शब्द निकल करके आया कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक से बनेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक, आमतौर पर ये शब्द ना तकनीकी क्षेत्र में यूज होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम करते हैं, मोबाइल वगैरह के जो उद्योग है उनमें, कि एक निश्चित गिवन टाइम में आप किसी डिवाइस को कितना बेहतर बनाते हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट को बताता है। लेकिन यहाँ बात है इस बिल्डिंग या इस भवन की, तो इस भवन को एक निश्चित समय अंतराल के भीतर तैयार करना है और पूरी गुणवत्ता के साथ तैयार करना है। इसलिए यहाँ एक शब्द प्रयोग हुआ कि ये भवन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ बना, छत्तीसगढ़ का पहला भवन बनने वाला है। पर विधानसभा भवन जरूरी भी था, 91 लोग बैठे, और अब तो भाई वो कांच की दीवार व्यार वाला भी सब चल रहा था, तो देखें क्या क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। अब ये कहाँ है आपको तो पता ही है, माना में है, रायपुर। तो स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय बन जाए तो अच्छा है, वैसे अभी राष्ट्रीय है। तो स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हमारा रायपुर माना वाला, वहां ATC टावर यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो है वो लगाया जा रहा है। 42 मीटर ऊंचा होगा, और अगर देखें तो ये प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। लेकिन अब इसमें आप कंपेयर मत करने लग जाना जैत खम से, इससे उससे, भाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से ये हमारे प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत बनेगी। 42 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, लेकिन ध्यान रखिए ये भी बहुत कम है, क्योंकि देश की अगर बात करें तो हमारा दिल्ली में जो हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर लगा है वो 102 मीटर ऊंचा है। ये देश का सबसे ऊंचा ATC टावर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक डाटा इसमें और निकल के आया, क्या था वो रनवे का था जिसपे वो प्लेन उतरते हैं। अभी टेबल टॉप रनवे काफी चर्चा में था, केरला हादसा तो पढ़ा ही होगा आपने। हमारा टेबल टॉप नहीं है, हमारा बड़ा अच्छा है लेकिन छोटा था। हमारा रनवे 2286 मीटर लंबा था, अब इसे बढ़ाया गया है और स्टैंडर्ड साइज 3251 मीटर तक लाया गया है।
हर एयरपोर्ट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इतना कम से कम होना चाहिए, और हम उस श्रेणी में अब बढ़ रहे हैं। 3251 मीटर रनवे हो चुका है छत्तीसगढ़ का। अगर 4000 मीटर का हो जाए तब भी हमारा जो ये नया टावर बनेगा वो उसको कंट्रोल कर सकेगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं नई कोयला खदानें जो विश्रामपुर में खुलने वाली हैं। देखिए, विश्रामपुर में 1961 के दौर के आसपास से कोयला खदानों का निर्माण और उत्खनन चालू हुआ। अब कुछ खदानें पुरानी हो गई, वहां से जितना निकालना है निकाल चुके, तो अब चर्चा में आ रही नई खदानें, और आप नई खदानों का नाम याद करने के लिए तैयार रहिए। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण खदान जो अभी हाल फिलहाल में चिन्हित की गई है वह है तुलसी खदान, जिसमें 10 मिलियन भंडार है ऐसा बोल रहे हैं। उसके अलावा केतकी अमेरा की खदान और आमागांव खदान। आमागांव खदान तो शुरू हो भी गई है, लगभग 1-2 महीने होने आ गए इसको। अब 3 है आपके पास, तुलसी खदान, केतकी अमेरा और आमागांव। तो आप नाम याद कर लीजिए क्योंकि भाई नई खदानें हैं और चर्चा में हम। फिर बात करेंगे एक पर्यटन स्थल, दुर्ग डोंगरी किले वाली माता मंदिर। दुर्ग डोंगरी किले वाली माता मंदिर। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, आप बोलोगे जिला दुर्ग, नहीं, आपको चलना पड़ेगा जिला बालोद। तो डोंडी करके एक गांव है, वहां से कोटा गांव मार्ग पर स्थित ये मंदिर है जो काफी पुराना है, प्राचीन है, और पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग इसकी की जा रही है। तो इसमें थोड़ा नजर रखेंगे, नाम से कंफ्यूज कर सकता है। फिर बात करेंगे एक और पर्यटन केंद्र, चैतूरगढ़। चैतूरगढ़ कहाँ है? तो चैतूरगढ़ के लिए आपको कोरबा चढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का कश्मीर कह दिया जाता है, ये तो वो परंपरागत ज्ञान है जो हर किसी को पता है। लेकिन यहाँ और क्या चीजें हैं? तो यहाँ लाफागढ़ का किला है जो कि छत्तीसगढ़ के 36 किलों में से एक महत्वपूर्ण किला माना जाता है। तो कलचुरी वंश का शासन था, ये तो सबको पता होगा, मध्यकाल की बात कर रहा हूं मैं। और उस कलचुरी वंश के शासन में पृथ्वीदेव प्रथम करके जो शासक थे उन्होंने इस किले को बनाया था। बेहद खूबसूरत ये किला इतना सुंदर हुआ कि इसकी तुलना चित्तौड़गढ़ के किले से कर दी गई, इसलिए कभी कभी लाफागढ़ को चित्तौड़गढ़ छत्तीसगढ़ का कह दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर है। वैसे कलचुरी राजाओं की आदत थी जहां भी किला बनाते थे वहां देवी मंदिर की स्थापना करते थे, तो महिषासुर मर्दिनी का मंदिर और शंकर गुफा जैसे पर्यटन स्थल है। अब इस सारे जगह को कनेक्ट करने के लिए लोगों को सुविधा हो सके इसलिए रोपवे लगाए जाने की मांग की जा रही है। रोपवे मैं आपको बताया हूँ, वो ट्रॉली जो पहाड़ में ऊपर तक लेकर के चलती है, तो वो मांग की जा रही है ताकि पर्यटन को और सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा हमारे पास क्या है? रेलवे स्टेशन दुर्ग। अब यहाँ एक उपलब्धि हासिल की छत्तीसगढ़ में, रेलवे स्टेशन दुर्ग में 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया गया 15 अगस्त को, और तय किया गया कि हर दिन इस तिरंगे को लहराया जाएगा। यानी जो संचालन है उसका या फहराने का जो कर्म है वो प्रतिदिन होगा, हर दिन, रोज 15 अगस्त टाइप। तो ये हर दिन फहरेगा दुर्ग में 100 फीट ऊंचा। इसको फहराने का काम किया पूर्व सांसद रही, विधायक रही सरोज पांडे जी ने, जो अभी अगर देखें तो भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद, पहले लोकसभा क्षेत्र में सांसद और अब राज्यसभा सांसद, तो पूर्व सांसद नहीं कहना चाहिए, वर्तमान में भी है। इसके अलावा अब एक जो न्यूज है वो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में। 27 जुलाई आखिरी डेट थी, कुछ लोग चूक गए और उन्होंने निवेदन किया होगा भाई चूक गए, हम मौका नहीं मिल पाया लॉकडाउन के कारण, तो ये फॉर्म फिर से खोले गए हैं। 17 से 23 अगस्त तक ये भर सकेंगे फॉर्म। हमारे सिटी में तो भाई रायगढ़ में 17 से 23 तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन है, पता नहीं कैसे करेंगे लोग, लेकिन उनको पहले भर लेना था। तो 17 से 23 अगस्त तक अभी एक बार और अवसर दिया गया है। जो मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनको फॉर्म भर लेना चाहिए इस तय समय पे, सुनिश्चित करिए भाई, अपना मौका बार बार नहीं आता मेंस लिखने का। अब बात करेंगे आखिरी एक पर्व की। कल है एक पर्व, छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व जिसका नाम है पोला। पोला छत्तीसगढ़ के जनमानस में बसा हुआ वो त्योहार है जो कृषकों से और बैलों के साथ संबंध को बताता है। कृषकों और बैलों का ये खूबसूरत संबंध भादो माह जो अभी चल रहा है उसकी अमावस्या को मनाया जाता है। तो भाद्रपद माह की अमावस्या। अब ये जो पर्व है हमारा या ये जो त्योहार है ये इसलिए इस अवसर पर मनाया जाता है क्योंकि अब तक जुताई का काम, बियासी का काम हो चुका है और उसमें बैलों ने जो योगदान दिया है तो उसके प्रति अपना सम्मान दिखाते हुए कृषक अपने बैलों की आज पूजा करते हैं। इनफैक्ट पोला के दिन पूजा करते हैं, उनके सींग को धो करके पोंछ करके उसमें कलर करते हैं, सजाते हैं, कौड़ियों की माला पहनाते हैं, सुहई वगैरह बांधी जाती है गायों को, बहुत सुंदर तरीके से उन्हें तैयार किया जाता है और तरह तरह के भोग उन्हें चढ़ाए जाते हैं, जैसे गुरहा चीला, नुनहा चीला, फरा, चौसेला जैसे जो पकवान है छत्तीसगढ़ के, अनरसा वगैरह, ये सब उनको भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं और ठेठरी कुर्मी बट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या होता है? तो इसके अलावा इस पर्व पर जो किसान हैं वो अपने बैलों की पूजा तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ गर्भ पूजा करते हैं, यानी कि
मिट्टी जो उनकी अपनी जमीन है उसकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस अवसर पर माता जो होती है पृथ्वी माता वो गर्भ धारण करती है, यानी कि फसल के उत्पादन होने का जो पहला पड़ाव है वो शुरू होता है। इसके बाद ही फसलों में यानी बीज में दूध भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसीलिए पोला त्योहार में रात को खेत जाना मना होता है। ये परंपरा का एक हिस्सा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इस त्योहार के नामकरण पे। इसका नामकरण का जो कहानी सुनाया जाता है वो कृष्ण जी से जोड़ करके सुनाया जाता है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ और उनके मामा को पता चला कि भाई कृष्ण जन्म हो चुका है, तो वो अलग अलग प्रकार के राक्षसों को भेजा करते थे। ये लोक कथा है ना। अब उनमें से एक राक्षस था पोलासुर, जिसका वध कृष्ण जी ने बचपन में ही किया था। और जिस दिन वो वध किया उस दिन यही था भाद्रपद माह की क्या अमावस्या, इसलिए इस त्योहार का नाम पोलासुर के नाम पर पोला पड़ा। महाराष्ट्र अंचल में भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पोरा कह देते हैं, महाराष्ट्र में पोला कहते हैं। और ये लोकप्रिय त्योहार छत्तीसगढ़ के मिट्टी और छत्तीसगढ़ के अंचल के पशुओं को सम्मान देता हुआ त्योहार है। आप सबको इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलेंगे कल और समाचारों के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। अच्छा, एक मिनट, अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो भाई ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। इसके बारे में जिसको जो भी जानकारी चाहिए होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिए। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, आप संपर्क करिए। ऑनलाइन क्लासेस छत्तीसगढ़ के इतिहास से शुरू हो रही है, जो मुख्य परीक्षा स्तर की होगी, और मेरे पढ़ाने का तरीका आप देख चुके हैं। चलिए मुलाकात करेंगे।